अगर आप पिछले कुछ महीनों की ग्लोबल न्यूज को फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि वेस्ट एशिया में जो इस्लामिक देश हैं वो यूनाइटेड हो रहे हैं और ये सारे वही देश हैं जो कभी अलग अलग वर्ल्ड पावर्स के साथ खड़े थे। लेकिन अभी ये सारे देश अपनी इंडिविजुअलिटी पर काम कर रहे हैं और इस्लामिक संगठन को यूनाइट करने को लेकर अपना फोकस बढ़ा रहे हैं। और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये सारे देश एक तरह से यूनाइट होते हैं तो ये इंडिया के लिए एक रिस्क होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर सारे इस्लामिक देश एक साथ हो जाते हैं तो उसमें सिर्फ वेस्ट एशिया के देश नहीं होंगे बल्कि इसमें पाकिस्तान और टर्की जैसे देश भी शामिल होंगे। तो ये जो दोनों देश हैं ये इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के खिलाफ काम कर सकते हैं। अभी जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है वो काफी हद तक वेस्ट एशिया के देशों पर डिपेंड करता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आगे चलकर सारे इस्लामिक देश इंडिया के अगेंस्ट जाकर काम करेंगे और क्या ये सारे देश मिलकर आगे चल के इंडिया को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी चीज को लेकर आज का ये वीडियो है, इसलिए इसको एंड तक जरूर देखिएगा। अब अगर शुरू से बात करें तो पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम पर जो वेस्ट एशिया था वहां की कंडीशन और इंडिया की कंडीशन लगभग सेम थी। हुआ यह है कि उस टाइम पर अमेरिका का कंट्रोल इन देशों पर बहुत ज्यादा था। यहीं पर अगर आप मैप को ध्यान से देखोगे तो वेस्ट एशिया, जिसको हम खाड़ी के देश या फिर गल्फ कंट्रीज भी कहते हैं, वहां पर सिर्फ गल्फ कंट्रीज नहीं है बल्कि कुछ हिस्सा यहाँ पर यूरोप का है जो एशिया से जुड़ा हुआ है और नॉर्थ अफ्रीका का भी कुछ हिस्सा या फिर नॉर्थ अफ्रीका के भी कुछ ऐसे देश हैं जो एशिया से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था वेस्टर्न इंपैक्ट की, तो आप इसे ऐसे समझो कि उस टाइम पर जो देश यूएसए के साथ खड़े होते थे वो जनरली कम्युनिस्ट देशों के खिलाफ खड़े होते थे और इस टाइम पर जो वेस्टर्न एशिया था वहां पर यूएसए का बहुत ज्यादा दबदबा था और यूरोप का भी डोमिनेंस यहाँ पर देखने को मिलता था। इस वजह से जो कम्युनिस्ट देश थे उनके खिलाफ ये सारे देश खड़े थे। और अगर इस टाइम पर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसी भी सुपर पावर के साथ ना जाने का फैसला किया था। उन्होंने अपनी एक नई पॉलिसी बनाई जिसको उन्होंने कहा नॉन अलाइड मूवमेंट, जिसे हम नैम की पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो पॉलिसी थी ये पॉलिसी यूएसए के साथ या फिर रशिया के साथ हमेशा के लिए खड़े होने से रोकती थी और इसी वजह से जो वेस्ट एशिया के देश थे वो इंडिया से नाराज थे और यही वजह रही कि इंडिया के काफी दिनों तक रिलेशन वेस्ट एशिया से अच्छे नहीं थे। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि उस टाइम पर वेस्ट एशिया के देश भी यूनाइटेड नहीं थे। 1979 में ईरान में जो रेवोल्यूशन हुआ वो यूएसए के अगेंस्ट था। इस वजह से जो वेस्ट एशिया के देश थे वो यूएसए के साथ खड़े हो गए और ईरान के खिलाफ खड़े हो गए। इसकी वजह से सारा जो वेस्ट एशिया था वो एक तरह से ईरान के खिलाफ काम करने लगा। आगे चलकर इसका इंपैक्ट ये भी पड़ा कि ईरान के जो रिलेशन थे वो सऊदी अरब से भी खराब हो गए और ये रिलेशन इतने खराब हो गए कि सऊदी अरब और ईरान की एक तरह से दुश्मनी हो गई। ईरान के अगेंस्ट वेस्ट एशियन देशों का एक अमेरिकन अलायंस बना जिसमें यूएसए का पूरा सपोर्ट कर रहा था सऊदी अरब और सऊदी अरब खिलाफ खड़ा था ईरान के। लेकिन आज सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई है। आज यहाँ पर कई नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। जो वेस्ट एशिया कभी कम्युनिज्म के खिलाफ खड़ा था आज वही वेस्ट एशिया चाइना के साथ अपने दोस्ती के हाथ बढ़ा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर चाइना का जो डोमिनेंस है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो सऊदी अरब और ईरान कभी एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन होते थे अमेरिका की वजह से, वो आज एक साथ आने को तैयार है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है चाइना को। चाइना ने पिछले कई सालों से ये एफर्ट लगाए हैं कि सऊदी अरब और ईरान एक साथ आ सके और इसका उसको इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि पिछले कई सालों से धीरे धीरे वेस्ट एशिया से अमेरिका का जो डोमिनेंस है वो खत्म होता जा रहा है। अब अगर बात सिर्फ सऊदी अरब और ईरान की करेंगे तो बात बहुत छोटी हो जाएगी। इससे पहले भी ऐसा बहुत कुछ हो चुका है यहाँ पर जो नॉर्मल नहीं है। एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। पिछले साल अप्रैल में तुर्की के जो प्रेसिडेंट थे रेजब तैयब अर्दोआन वो सऊदी अरब के दौरे पर गए थे और जून में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम मोहम्मद बिन सलमान तुर्की गए थे। इससे पहले नवंबर 2021 में अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं और प्रेजेंट में यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान वो भी तुर्की गए थे और फरवरी 2022 में तुर्की के जो राष्ट्रपति अर्दोआन हैं वो यूएई के दौरा कर रहे थे। अब हो सकता है कि आप ये कहो कि ये लोग तुर्की का दौरा कर रहे हैं और तुर्की इन देशों का दौरा कर रहा है तो इसमें गलत क्या है। तो देखिए इसमें कुछ गलत नहीं है लेकिन एक डिफरेंट डेवलपमेंट जरूर है। ये जो यूएई और सऊदी अरब हैं जब भी वेस्टर्न एशिया में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वहां पर ये आइडियोलॉजिकली साथ खड़े होते हैं, यानी कि इन दोनों देशों में काफी करीबी दोस्ती है। लेकिन इसमें जो टर्की है वो इन दोनों देशों का दुश्मन रहा है और उसने इस्लाम के वर्चस्व को लेकर सऊदी और यूएई की जगह खुद को सबसे ऊपर रखने की कोशिश की है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि इस दुश्मनी के पीछे की असली वजह क्या थी, तो आपको थोड़ा सा ना पीछे जाना होगा। ये 2010 के अराउंड की बातचीत है जब अरेबिक कंट्रीज के बीच में अरब स्प्रिंग नाम का एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ। इस रेवोल्यूशन में वेस्ट एशिया के जो देश थे वहां की जो गवर्नमेंट थी उनके अगेंस्ट लोगों ने कई सारे प्रोटेस्ट किए और कई देशों में सरकारें गिर गई। इसका इम्पैक्ट सऊदी अरब तक पहुंच गया था।
इस स्प्रिंग में टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोआन की एक पार्टी थी जो मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करती थी। उसने पॉलिटिकल इस्लाम का समर्थन कर दिया। अब अर्दोआन का ये जो स्टेप था, इसको खाड़ी देशों में मोनार्की सिस्टम यानी कि जो राजा ही मालिक वाली व्यवस्था है उसके अगेंस्ट यानी कि उसको चैलेंज करने वाली व्यवस्था की तरह देखा गया। अब क्योंकि आपको पता ही है कि सऊदी अरब और यूएई इन दोनों देशों में आज भी राजशाही है और यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, तो ऐसे में जो पॉलिटिकल इस्लाम को खाड़ी देशों में टर्की सपोर्ट करता है तो सऊदी अरब और यूएई उससे नाराज हो जाते हैं। सऊदी और यूएई अर्दोआन के इस रुख से खफा थे। ऐसे में टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट में यूएई और सऊदी अरब तुर्की के खिलाफ ही रहते थे। इसीलिए टर्की ने 2017 से 2021 तक कतर के खिलाफ जो ब्लॉकेट लगाया गया था सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों के साथ, उसका विरोध किया था, क्योंकि कतर इसी पॉलिटिकल इस्लाम को अपनाने की राह पर था और वो टर्की के साथ खड़ा था। लेकिन इस बात से यूएई इतना नाराज हो गया कि उसने टर्की की सरकार गिरवाने के लिए 2016 में मिलिट्री विद्रोह करवा दिया। अब सरकार तो नहीं गिरी, लेकिन इन दोनों देशों के बीच में जो नफरत थी वो बढ़ गई। लेकिन 5 साल बाद साल 2021 में जब यूएई, टर्की और सऊदी में आपसी दोस्ती बढ़ी तो ये बात थोड़ी एबनॉर्मल सी लगने लगी। लेकिन ये भी एक फैक्ट है जो आप नोट कर सकते हो कि वेस्टर्न एशिया के जो देश हैं वो अब धीरे धीरे एक साथ आ रहे हैं। इसके अलावा पिछले कुछ ही महीने पहले सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद अपनी पत्नी अस्मा अल असद के साथ यूएई गए थे। 2011 में सीरिया में जब सिविल वॉर शुरू हुआ था तब सऊदी अरब की तरह यूएई भी विद्रोहियों के साथ खड़ा था और दोनों देश ये चाहते थे कि यहाँ के राष्ट्रपति असद अपनी कुर्सी छोड़ दे, यानी यूएई और सऊदी दोनों ही सीरिया के खिलाफ खड़े थे। इसके पीछे की वजह यह थी कि राष्ट्रपति बशर अल असद शिया मुस्लिम है और सीरिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन सुन्नी है। लेकिन पश्चिम एशिया में जो अभी बयार बह रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि शिया और सुन्नी की दीवार भी धीरे धीरे गिर जाएगी, यानी इन दोनों के बीच में भी यूनिटी आ सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सऊदी अरब सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को 19 मई से रियाद में शुरू होने वाले अरब लीग समिट में बुलाने जा रहा है। यानी कि पिछले कुछ सालों से जिस राष्ट्रपति को ये लोग हटाने के लिए गृह युद्ध कराने को तैयार थे, आज उसी सीरियन राष्ट्रपति को ये अपने यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर बुला रहे हैं। सऊदी अरब और यूएई के रुख से साफ है कि सीरिया अपने इलाके में 2011 के बाद से जो अलग थलग पड़ा था वो सिचुएशन अब धीरे धीरे खत्म होने वाली है। यानी अब खाड़ी देशों के दो सबसे बड़े पावर हाउस सीरिया को अपने साथ लेकर आने वाले हैं। 2011 में जो सीरिया की क्राइसिस आई थी उसी वजह से अरब वर्ल्ड में जो डिफरेंसेस थे वो बढ़ गए थे। 2011 में ही सीरिया को अरब लीग से बाहर कर दिया गया था। तब पश्चिम के देशों के साथ साथ अरब के देश भी सीरियाई राष्ट्रपति का बहिष्कार कर रहे थे, यानी एक तरह से उसका बायकॉट कर रहे थे। अब अगर आप हाल फिलहाल के सऊदी अरब के डिसीजंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो अब अमेरिका के साथ काम करने को तैयार नहीं है या फिर वो अमेरिका के हिसाब से काम करने को तैयार नहीं है। सऊदी अरब अब मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहा है और वो अमेरिका की परवाह किए बिना बेधड़क फैसले ले रहा है। अब वो ये चाहता है कि वेस्ट एशिया में उसका डोमिनेंस बढ़े और ईरान से जो उसकी दुश्मनी है वो खत्म हो जाए। अगर आप इन सारी चीज़ों को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि सऊदी अरब एक तरह से अपनी जो पिछली गलतियां हैं उनको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। वो पुराने राइवल से मेल जोल बढ़ा रहा है, नए दुश्मनों से बातचीत कर रहा है और सुपर पावर्स के बीच में बैलेंस बना रहा है। सऊदी ये सारी कोशिशें इसलिए कर रहा है ताकि उसकी जो इकोनॉमी है वो दुरुस्त हो सके। कई एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि सऊदी अरब अब अपनी फॉरेन पॉलिसी को बहुत इंडिपेंडेंटली चला रहा है और डिप्लोमेसी के जरिए जो रीजनल स्टेबिलिटी है उसको भी इंश्योर करने में कामयाब हो रहा है। यानी कि अब इन सारी चीज़ों का वेस्ट एशिया पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। सऊदी अरब ये सब क्यों कर रहा है, इसे आप ऐसे समझो कि पिछले कई सालों से सऊदी अरब की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें ईरान से दुश्मनी उसका सबसे बड़ा मुद्दा रही है और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि इस पूरे इलाके में एक तरह से प्रॉक्सी वॉर को बढ़ावा मिला है। फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट एशिया में सीरिया के साथ केवल ईरान खड़ा रहा, जबकि सऊदी अरब अपने गल्फ अलाइज के साथ बशर अल असद के खिलाफ रहा। वहीं अगर हम टर्की को देखें तो टर्की भी वेस्ट के साथ बशर अल असद के खिलाफ खड़ा था, लेकिन रशिया बशर अल असद के साथ था और रूस और ईरान के समर्थन से असद सीरिया में विद्रोहियों को हराने में कामयाब रहे। पश्चिम एशिया में हालिया हलचल को देखकर यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की प्रायोरिटी अब यहां से हट रही है। ऐसे में चाइना के लिए अच्छा मौका था। चाइना का रिलेशन ईरान और सऊदी दोनों से बढ़िया है। ऐसे में उसने दोनों की दुश्मनी को कम करने की पहल की और ये चीन के हक में था। यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ पश्चिमी सैंक्शंस में सऊदी अरब शामिल नहीं हुआ और दूसरी तरफ अमेरिका के नहीं चाहने के बावजूद तेल उत्पादन में कटौती का फैसला ले लिया। तेल उत्पादन में कटौती का फायदा रूस को सीधा सीधा मिलेगा क्योंकि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर देश है। ऐसे में रूस भी कहीं ना कहीं सऊदी के साथ आ रहा है। अब ये जो डेवलपमेंट्स हैं, अगर इनको हम समेट कर देखें तो ये पता चलेगा कि जो वेस्टर्न एशिया के ज़्यादातर इस्लामिक देश हैं वो सऊदी और यूएई की लीडरशिप में आकर दुनिया के लिए एक अल्टरनेटिव क्रिएट करने में लगे हैं।
इसमें अमेरिका भी शामिल होगा, रशिया भी शामिल होगा और चाइना भी शामिल होगा। लेकिन कोई भी इस इलाके को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं ले पाएगा। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इस वजह से पॉसिबल हो पा रही हैं क्योंकि ये सारे देश मुस्लिम मेजोरिटी वाले देश हैं, जो कि इनको एक साथ लाने के लिए कॉमन फैक्टर हो जाता है। अब यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा सवाल आता है वो ये आता है कि वेस्ट एशिया में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन पूरे पर्सपेक्टिव में इंडिया कहाँ पर है। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इंडिया डायरेक्टली अपनी ग्रोथ के लिए वेस्ट एशिया पर डिपेंड करता है। और इसकी एक वजह यह भी है कि यूएई और सऊदी अरब इंडिया के तीसरे और चौथे सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर हैं। इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वेस्ट एशिया पर डिपेंड करता है और इंडिया के करीब 90 लाख लोग इन गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं और अरबों डॉलर कमाकर वापस इंडिया भेजते हैं। ऐसे में पिछले कुछ सालों में चीन यहाँ पर एक बड़ा प्लेयर निकलकर उभरा है। लेकिन सवाल ये आता है कि भारत क्या कर रहा है। पश्चिम एशिया में जो कुछ भी चल रहा है उससे भारत के लिए चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं। इस बात का अंदाजा कई एक्सपर्ट्स लगाने लगे हैं क्योंकि चीन ने बहुत ज्यादा सरप्राइज करते हुए सऊदी अरब और ईरान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ठीक करवा दिया है और इस बात का भारत को अंदाजा भी नहीं था। अब ये बात इंडिया और ईरान दोनों के लिए हैरान करने वाली थी क्योंकि ईरान के इजराइल के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है और हमेशा से इजराइल को इंडिया सपोर्ट करता हुआ आया। लेकिन चाइना ने जिस तरह से सऊदी और ईरान को एक साथ लाने की कोशिश की है उससे भारत ने इजराइल को लेकर अपना नजरिया बदल दिया है और यूएन में पहली बार इंडिया ने इजराइल के खिलाफ वोट डाला। यानी कि कहीं ना कहीं इंडिया को यह अंदाजा है कि ईरान और सऊदी दोनों भारत के खिलाफ होते हैं तो ये भारत के लिए काफी नुकसानदायक होगा। अब ऐसे में सोचना ये चाहिए कि जो काम चाइना यहाँ कर रहा है उसे वो क्यों नहीं कर पा रहा है, जबकि वहां पर इंडिया के कारोबार चाइना से भी ज्यादा पुराने हैं और ईरान भी इंडिया का एक सहयोगी देश रहा है। इसके लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को जिस दिशा में लेकर जाया जा रहा है उससे वेस्ट एशिया में कोई फायदा नहीं होने वाला। भारत में मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को लेकर इस्लामिक देशों के संगठन OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज लगातार अपने बयान जारी कर रहा है। भारत एक तरफ ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की बात करता है और दूसरी तरफ OIC से टकराता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं हमें ये पता होना चाहिए कि पूरा OIC ग्लोबल साउथ में ही आता है। क्या भारत OIC को बाहर कर ग्लोबल साउथ की आवाज बन पाएगा? चाइना जिस तैयारी के साथ वेस्ट एशिया में अपने पांव जमा रहा है उससे आने वाले दिनों में भारत के लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ी होंगी, लेकिन भारत इन चीजों से बिल्कुल बेखबर नजर आ रहा है। पश्चिम एशिया के कई देशों से भारत के अच्छे संबंध हैं। इस इलाके में भारत के गहरे और परमानेंट इंटरेस्ट भी हैं। भारत हमेशा से डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए कंट्रोवर्सीज को सुलझाने की वकालत करता रहा है। शायद इसी वजह से वो डायरेक्ट किसी के रिलेशन में नहीं आता। लेकिन ये बात यहाँ पर पूरी तरह से साफ है कि भारत में जिस तरीके से सांप्रदायिक मामले बढ़ रहे हैं और यहाँ की मुस्लिम माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है या फिर इस तरह की जो न्यूज बाहर आती है, इस वजह से गल्फ कंट्री का भारत को लेकर रवैया बदल रहा है। इसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पिछले साल नवंबर के हफ्ते में भारत आने वाले थे, लेकिन उन्होंने ये दौरा टाल दिया और इसी साल 15 और 16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट होना था। सऊदी क्राउन प्रिंस भारत होकर ही बाली जाने वाले थे, लेकिन वो सीधे बाली पहुंचे, इंडिया नहीं गए। सऊदी क्राउन प्रिंस बाली में G20 समिट में शामिल होने के बाद साउथ कोरिया के दौरे पर गए थे। साउथ कोरिया में उन्होंने कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन भी किया। वहीं बाली में G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे, लेकिन क्राउन प्रिंस के साथ इस समिट में अलग से कोई ऑफिशियल बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई थी। G20 समिट के करीब एक महीने बाद चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। ऐसे में चाइना ने भी भारत में बढ़ती सांप्रदायिकता को टारगेट किया था और खाड़ी देशों के बीच इंडिया की इमेज को खराब करना शुरू कर दिया। कहा यह भी जाता है कि जो पाकिस्तान है वो वेस्ट एशिया में इंडिया के खिलाफ इस्लामिक कार्ड का इस्तेमाल करता है। ऐसे में इंडिया के खिलाफ सऊदी अरब, तुर्की और ईरान से पाकिस्तान को समर्थन मिलता है। 1969 में भारत को बिना मतलब इस अपमान का सामना करना पड़ा था। हुआ यह था कि 1969 में मोरक्को की राजधानी रबात में मुस्लिम देशों का एक समिट हुआ। इसमें सऊदी अरब, जॉर्डन और मोरक्को के जो शासक थे उन्होंने इंडिया को भी इनवाइट किया था। लेकिन इसी बैठक के बाद मुस्लिम देशों की एक ऑर्गेनाइजेशन OIC बनती है, जो इस वक्त की सबसे बड़ी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन इस समिट में ओपनिंग सेशन के बाद इंडिया को शामिल होने की परमिशन नहीं मिली थी, क्योंकि पाकिस्तान ने बैठक छोड़ देने की धमकी दी थी। इसके बाद से पाकिस्तान लगातार OIC में इंडिया विरोधी एजेंडा को आगे बढ़ाने में कामयाब रहा है। लेकिन अब तक पाकिस्तान OIC को भारत के खिलाफ इसलिए भी इस्तेमाल नहीं कर पाया क्योंकि इसमें कई सारे इस्लामिक देश ऐसे भी हैं जो एक दूसरे के साथ ही खड़े नहीं दिखाई दे रहे, जैसे ईरान, सऊदी अरब या फिर तुर्की और सऊदी अरब का एग्जाम्पल ले लो। जैसे कि ईरान और सऊदी अरब या फिर तुर्की और जो सऊदी अरब है उनके खिलाफ जो राइवलरी लगातार रही है, उसकी वजह से पाकिस्तान कभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं कर पाया।
लेकिन आज माहौल बदल रहा है। आज जो सिचुएशन है वो पहले से काफी अलग है और ओआईसी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत होता जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इन सारे देशों को इंडिया के अगेंस्ट जरूर इस्तेमाल करेगा और ये सारी चीजें इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। एक बात यह भी है कि इराक की कमान जब सद्दाम हुसैन के पास थी तो वेस्ट एशिया में इराक भारत का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता था। कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया का सबसे ज्यादा रिलायबल एसोसिएट इराक था। भारत ने इराक में डजन्स ऑफ प्रोजेक्ट लागू किए थे और वहां के सैनिकों को ट्रेनिंग भी दी थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इराक तब भी इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर था और वो अब भी है। और तो और उस वक्त तक पाकिस्तान के मामलों में भी सद्दाम हुसैन इंडिया का ही साथ देते थे। वेस्ट एशिया में इराक की इंडिया और सोवियत यूनियन से करीबी निगेटिव फॉर्म में देखी जाती थी। ऐसे में 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो इसके खिलाफ पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरब की जुगलबंदी जो है वो मजबूत हो गई। इस जुगलबंदी के कारण पश्चिम एशिया में भारत का इंटरेस्ट पर निगेटिव इफेक्ट पड़ा। इस जुगलबंदी की वजह से वेस्ट एशिया में इंडिया का जो इंटरेस्ट था वो भी अफेक्ट हुआ और बाद में सद्दाम हुसैन जब सत्ता से हटाए गए तो इससे भी इंडिया को एक तरह का झटका लगा। इसके अलावा ईरान इस्लामिक क्रांति से पहले और बाद में इंडिया के कंपैरिजन में पाकिस्तान के साथ ही खड़ा रहा। अब क्योंकि ईरान एक इस्लामिक देश है, इस वजह से पश्चिम के खिलाफ होने के बावजूद कश्मीर और बाकी मामलों में वो हमेशा से पाकिस्तान का साथ देता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के बनने से मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में भारत परमानेंटली जियोपॉलिटिकल पहुंच में पिछड़ा रहा है। पाकिस्तान बनने की वजह से भारत सेंट्रल एशिया और पश्चिम एशिया के लैंड बॉर्डर से कट चुका है। ऐसे में जो पश्चिम एशिया है, जहां पर इस्लाम का बहुत ज्यादा डोमिनेंस है, वहां पर पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अलायंस है। पाकिस्तान अपने इस अलायंस में खुद को मजबूत दिखाने के लिए इस्लामिक आइडेंटिटी का यूज करता है। वो खुद को एज ए विक्टिम पोर्ट्रे करता है और मिलिट्री पार्टनरशिप के जरिए इस रिलेशनशिप को मजबूत बनाने की कोशिश करता रहता है। इंडिया की मीडिया स्ट्रेटेजी भी वेस्ट एशिया में पाकिस्तान के नैरेटिव से मुकाबला करने के लायक नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान को साथ लेकर चाइना भी पश्चिम एशिया में अपना इम्पैक्ट तेजी से बढ़ा रहा है और इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इंडिया में जो सांप्रदायिकता यानी कि कम्युनलिज्म जो बढ़ रहा है, जो हिंदू मुसलमान बढ़ रहा है, इसका भले ही खाड़ी के देशों के शासकों पर सीधा असर नहीं होता, लेकिन वहां की जनता पर इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। अगर वहां लोकतंत्र होता तो शायद सड़क पर उतर कर लोग इसका विरोध प्रदर्शन भी करते। ऐसे में अगर इस पूरे मामले को हम समराइज करके देखें तो भारत एशिया में जिस वेस्टर्न फ्रंट पर अपने करीबी बिजनेस पार्टनर्स को देखता है, वहां पर आज इस्लामिक रिलायंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो उसके सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान और चाइना के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। अगर चाइना और पाकिस्तान इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं तो बहुत क्लियर है कि भारत एक साथ आती इस्लामिक कंट्रीज की वजह से नुकसान झेलेगा। अब आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, एक्सप्लेनर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।